मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल, देखिए कोई भी मटेरियल होता है ना वो एटम से बना हुआ होता है। एवरी मटेरियल इज मेड अप ऑफ एटम। ये देखिए ये मटेरियल है और ये इसमें एटम है, एटम से बना हुआ ये मटेरियल है। अब दूसरा पॉइंट, एटम जो है मेड अप ऑफ प्रोटॉन। एटम किस चीज़ से बना हुआ था? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। देखिए एक एटम का न्यूक्लियस है, ये इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के, ये जो है देखिए न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होता है, देखिए कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करता है तो चार्ज पार्टिकल एक सेकेंड में कितना मूव किया, क्यू बाई करंट क्या होता है? किसी भी जगह से प्रत्येक सेकेंड में कितना चार्ज पास कर रहा है, ये तो करंट होता है। तो अगर इस एटम में अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो एक तरह से चार्ज पार्टिकल ही तो चल रहा था, तो उसमें करंट उसकी वजह से डेवलप हुआ। तो मान लीजिए एक लूप है जो न्यूक्लियस के चारों ओर है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से मान के चलिए आई करंट डेवलप होता है। और अगर इसमें करंट चल रहा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से करंट चल रहा है। और देखिए अगर इस इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में चल रहा है उसका रेडियस आर है, तो इस रेडियस आर का एक सर्किल बनेगा। उस सर्किल का रेडियस एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और इस सर्किल में मान के चलिए इस इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से अगर आई करंट चल रहा है, तो इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आई इंटू ए वेक्टर। यानी कि इस लूप का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन के घूमने के वजह से। तो अब इस लूप में जो है आई करंट चल रहा था और इस लूप का रेडियस आर था, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है। मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी लूप में अगर आई करंट चल रहा है, उसका रेडियस आर है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? आई टाइम्स ए वेक्टर। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसके वजह से आया? ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रॉन का अपना परमानेंट एंगुलर मोमेंटम होता है, और इस परमानेंट एंगुलर मोमेंटम जो इलेक्ट्रॉन का है, इसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और जिसका ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसका फिक्स्ड वैल्यू होता है हर एक इलेक्ट्रॉन का, और उसका वैल्यू होता है 9.285 इंटू 10⁻24 टाइम्स जूल पर टेस्ला। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का होगा, वो एभव हो सकता है। इस मैग्नेटिक मोमेंट, ये जो म्यू फिक्स्ड हमने लिखा है, इससे ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण डेवलप हुआ, कुछ ऑर्बिटल के कारण डेवलप होगा, तो नेट कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। द न्यूक्लियस हैव ऑल्सो देयर ओन मैग्नेटिक मोमेंट विच इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, उसके पास कुछ ना कुछ उसका भी खुद मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसके किसी भी इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के कंपैरिजन में उसके मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है। इसीलिए हम उसके किसी भी एटम के न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट को निग्लिजिबल मानते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एटम इज सम ऑफ ऑल सच मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स जो है एक एटम में जितने सारे इलेक्ट्रॉन है, उस सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट का समेशन, साथ में न्यूक्लियस के मैग्नेटिक मोमेंट का समेशन, इस सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स का वेक्टर समेशन करके हम, तो ये जो किसी भी एटम का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी एटम के अंदर, वो क्या होता है? इन सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स का समेशन होता है, ठीक है। एटम में इलेक्ट्रॉन हमेशा पेयर में होता है, और अगर एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। और इसके वजह से अगर एक का मैग्नेटिक मोमेंट आगे की तरफ होगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट ठीक उसके उल्टा डायरेक्शन में होगा, क्योंकि उसका जो रिवॉल्यूशन चक्कर लगाने का तरीका है वो उल्टा है। इस तरह से दोनों मिलाकर के जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट उस पॉइंट पे क्रिएट करेगा उस एटम के लिए, वो जीरो कर देगा, क्योंकि एक दूसरे का जो है पेयर में कैंसिल कर देता है। अब दिस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हीलियम एटम कैंसिल ईच अदर। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में अपोजिट स्पिन के होंगे, यानी कि एक क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा होगा। इस वजह से अगर एक का सामने आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, दूसरे का अपोजिट आएगा, और इस वजह से एक दूसरे का कैंसिल कर देगा और नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो कर देगा। इस तरह से हीलियम न्यूक्लियस जो है मैग्नेटिकली न्यूट्रल है, लेकिन हमेशा
हर एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है, और जिस एटम का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होता है उसको हम एक मैग्नेटिक डायपोल मानते हैं, क्योंकि मान सकते हैं क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल का कुछ ना कुछ मोमेंट होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक मैग्नेटिक डायपोल है जिसका कुछ ना कुछ परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, क्योंकि इसका जीरो नहीं है तो कुछ ना कुछ है, इसलिए इसका परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट है। ठीक है, देखिए ये मैंने एक एटम बनाया है, ये एक मैंने मटेरियल का एक इमेज बनाया है। इस मटेरियल के इमेज में आप देखिए ये बहुत सारे एटम्स हैं, ये एटम्स के कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट हैं। तो ये सारे एटम्स जो हैं इसके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, इसको मैं मैग्नेटिक ओरिएंटेशन के रूप में देख रहा हूँ। तो इसका देखिए ये रैंडमली ओरिएंटेड है, कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है। इस तरह से अगर इस एटम का किसी मैं पार्टिकुलर जगह को ले लूँ, मान के चले मैं इस जगह को ले लेता हूँ, तो इसमें जब इन सारे मैग्नेटिक डायपोल्स का हम समेशन निकालेंगे ना, वेक्टर समेशन, तो हमको पता चलेगा कि इस सर्कल के अंदर जितने भी है इसका जो इसके वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है वो जीरो है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट अगर इसमें जीरो है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, ये देखिए ये कोई मैंने मटेरियल लिया और इस पे कोई ना कोई फील्ड अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। तो जब मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगा तो क्या होता है कि मैग्नेटिक डायपोल को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक डायपोल को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो डायपोल कोशिश करता है कि मैं फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को पैरेलली शिफ्ट करूं। इसी तरह से मैंने एक अप्लाई किया है मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी वजह से क्या हुआ कि इसमें सारे डायपोल्स जो है अपने आप को ओरिएंट करने की कोशिश कर रहे हैं इसके डायरेक्शन में। हालांकि सब अपने आप को पूरी तरह से ओरिएंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सब अपने आप को इस तरह से लाने की कोशिश कर रहा है, और इस वजह से कुछ ना कुछ इसमें जब मैं सारे का समेशन निकालूंगा सारे डायपोल्स का, तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट नेट बनेगा, नेट जीरो नहीं होगा। तो देखिए मैंने जब फील्ड अप्लाई किया तो सब अपने आप को पूरी तरह से इसके पैरेलल नहीं कर पाए अंदर में। आप देखिए गौर से देखिए क्यों नहीं कर पाए, इसका ये कारण है कि थर्मल मोशन ऑफ एटम एंड हैंस ड्यू टू थर्मल मोशन ऑफ एटम, थर्मल टेम्परेचर के कारण हमेशा एटम्स मोशन में रहते हैं इस मटेरियल के अंदर में। तो इस थर्मल मोशन के कारण ये अपने आप को पुनः ये डायपोल्स रैंडमाइज करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह से अपने आप को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हालांकि फील्ड इसको कोशिश कर रहा है अपनी और इंड्यूस मतलब अपने पैरेलल शिफ्ट करने का, इसीलिए ये अपने आप को ना पूरी तरह से इसके पैरेलल शिफ्ट कर पा रहे हैं और ना अपने आप को पूरी तरह से रैंडमाइज ही कर पा रहे हैं। इस तरह से जो है ऐसा हो रहा है। देखिए तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये थर्मल मोशन बढ़ेगा, और थर्मल मोशन बढ़ेगा तो ये डायपोल्स क्या करेगा, अपने आप को फिर से जो है ओरिएंट करने का, रैंडमाइज करने का कोशिश करेगा ताकि नेट जीरो कर लूँ। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये जो इंड्यूस होने वाला फील्ड है इसके अंदर वो कम होने लगेगा उसका वैल्यू। और इसी तरह से अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वही बढ़ा दो, तो भी ये अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरह से इसके पैरेलली शिफ्ट कर पाएंगे। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ जो अप्लाई किए उसको बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी धीरे धीरे। मान के चले मैं ये कोई मटेरियल लिया हूँ, इस मटेरियल में मैंने क्या किया, मैं इतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ, बढ़ाते जा रहा हूँ। एक समय ऐसा आया जब मैं बी अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड का, उस समय वैल्यू बी हो गया मान के चलिए। उस समय क्या हुआ, मैंने देखा कि सारे डायपोल्स एकदम पैरेलली शिफ्ट हो गए, पैरेलली शिफ्ट हो गए। अब इसका मतलब क्या है कि अब आप और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे भी तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इनसाइड द मटेरियल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस मटेरियल में अब मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ेगा इंड्यूस होने वाला, तो ये मटेरियल जो है मैग्नेटिकली सैचुरेटेड हो गया, मतलब और नहीं बढ़ा सकते। सैचुरेटेड अगर किसी भी चीज़ के आगे लग जाए मतलब आप समझ जाइए उस चीज़ के मैक्सिमम चीज़ को वो प्राप्त कर चुका है। ये देखिए ये मैंने एक इतना बड़ा मटेरियल लिया, ठीक है। इस मटेरियल को मैंने 1 2 3 4 5 6 पार्ट में बांटा, और ये हर एक पार्ट का मान के चलिए वॉल्यूम जो है मैंने इस तरह से बांटा है कि प्रत्येक का वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब। कितना है, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब। और मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो क्या हुआ, इस प्रत्येक मीटर क्यूब, प्रत्येक बॉक्स में का जो मैग्नेटिक मोमेंट मैंने देखा एक्सपेरिमेंटली, तो मैंने पाया इसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट नेट आ रहा है, इसमें भी इतना ही 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 आ रहा है। मतलब क्या, इस पूरे मटेरियल के प्रत्येक सीएम क्यूब में कितना आ रहा है, 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 आ रहा है। अगर इस पूरे
मटेरियल का आप बात करें तो इसमें कितना आ रहा है 6i इंड्यूस हुआ है पूरे मटेरियल में, लेकिन मटेरियल के 1 मीटर क्यूब में कितना इंड्यूस हुआ है, वो i इंड्यूस हुआ है। तो आप कह सकते हैं इस मटेरियल में अगर मैंने b अप्लाई किया तो प्रत्येक मीटर क्यूब में i इंड्यूस हुआ, इसीलिए i क्या है, i क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में मटेरियल में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ उसी को आप क्या कहिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब देखिए ये एक फॉर्मूला है I बराबर वेक्टर m अपॉन v। ये क्या है, यहाँ पर m है कि इस मटेरियल में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है और कितना पूरे मटेरियल में, जैसे इस मटेरियल में 6i इंड्यूस किया, 6i इंड्यूस हुआ, और यहाँ पर क्या है, ये है इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है। तो देखिए 1 मीटर क्यूब 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 मतलब 6 मीटर क्यूब है। तो आप क्या निकालिएगा, इसका आई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, इस एग्जाम्पल के लिए आप एक बार के लिए इसको एग्जाम्पल मानो, तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर m का वैल्यू आप कह सकते हैं यहाँ पर 6i होगा, और यहाँ पर v का वैल्यू कितना होगा 6 मीटर क्यूब, 6 से 6 कटा कितना बचा i, यानी कि प्रत्येक मीटर क्यूब में कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ उसी को क्या कहते हैं, i कहते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई बार मैग्नेट मैंने लिया है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मैंने लिया है, a लिया है, और इसका लेंथ कितना लिया है 2l लिया है, हैं? और इसका ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन किसका होता है बताइए, इलेक्ट्रिक डायपोल का होता है। इसी तरह से मैग्नेटिक डायपोल का कितना डायरेक्शन क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना मानिएगा, अगर मान के चलिए इसके साउथ पोल का स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m है और इसका भी m है, तो m इंटू लेंथ कितना है 2l, तो 2l से मैंने गिना किया तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ गया, इस बार मैग्नेट का 2ml आ गया, और उसका डायरेक्शन किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन होल वॉल्यूम, इसके पूरे वॉल्यूम में कितना है मैग्नेटिक मोमेंट 2ml। इसका वॉल्यूम कितना बताइए, a इंटू 2l है इसका वॉल्यूम। इस बार मैग्नेट का वॉल्यूम कितना है, a इंटू 2l, एरिया इंटू लेंथ, ये तो होगा इसका वॉल्यूम है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट टोटल कितना है, इस वॉल्यूम कितना इंड्यूस हुआ है 2ml। ठीक है, अगर आपको इस बार मैग्नेट का आई निकालना हो, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट और बार मैग्नेट पर यूनिट वॉल्यूम, तो देखिए इसके पूरे वॉल्यूम में कितना है 2ml है, m अपॉन v होता है ना ये m i बराबर। तो देखिए m का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 2ml, इसके पूरे वॉल्यूम में है ये 2ml इंड्यूस हुआ, मतलब खुद का है इसका 2ml है, और इसका वॉल्यूम कितना है a इंटू 2l, 2l से 2l कटा m अपॉन a, तो इसका i मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना आ गया m अपॉन a, पोल स्ट्रेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, ए बार मैग्नेट मेड अप ऑफ स्टील, एक बार मैग्नेट है जो कि स्टील का है, एक बार मैग्नेट है स्टील का है, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक बार मैग्नेट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दिया हुआ है आपको 2.5 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इस बार मैग्नेट का मास दिया हुआ है आपको 6.6 इंटू 10⁻³ kg, और इसका डेंसिटी आपको दिया हुआ है, अगर डेंसिटी को रो मानूँ तो वो दिया हुआ है 7.9 टाइम्स 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, इतना दिया हुआ है। और कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि आई निकालने के लिए हमको कर रहा है। तो आपको पता है आई क्या होता है m अपॉन v, तो हमको सबसे पहले इस बार मैग्नेट का m पता होना चाहिए जो कि दिया हुआ है 2.5, ये कितना दिया हुआ है 2.5, और हमको क्या इसका पता होना चाहिए वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे पता करेंगे, देखिए मास बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर क्या होता है डेंसिटी है, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा मास अपॉन रो, यही ना होगा। तो I बराबर क्या होता है, I बराबर होगा 2.5 अपॉन v, और v की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, v की जगह पर मैं लिख सकता हूँ m अपॉन रो। तो I बराबर क्या निकला 2.5 टाइम्स रो अपॉन m, और रो यहाँ पर क्या है डेंसिटी है, मैं इसका वैल्यू पुट करूँगा रो का और आंसर निकाल लूँगा। ये वास्तव में ये I क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दिस बार मैग्नेट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसके पूरे वॉल्यूम में जितना था वो 2.5 है, और तो इसके प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितना है, इस निकालने के लिए क्या करेंगे, इसके नेट मैग्नेटिक मोमेंट को मैंने वॉल्यूम से डिवाइड करा, यही मैंने किया है। देखिए ये कोई मटेरियल है, इस पर मैंने बी फील्ड अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हुआ इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट आई डेवलप हुआ, इंड्यूस हुआ। तो इसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, आई मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस हुआ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्या होगा आई प्लस बी वेक्टर, आई इस डायरेक्शन में और बी भी इस डायरेक्शन में। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जब भी आप अप्लाई कीजिएगा तो उसके वजह से जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो भी उसी के डायरेक्शन में होता है। तो आई और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा आई प्लस बी, जो कि बड़ा है बी से। तो देखिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया था इस मटेरियल पर, लेकिन इस मटेरियल के अंदर में जो
मैग्नेटिक फील्ड नेट है वो इस बी से ज़्यादा है, इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये देखिए, ये कोई मटेरियल मैंने लिया है जो कैसा मटेरियल है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो अब देखिए इसका खासियत क्या है कि मैंने इस पे कोई फील्ड अप्लाई नहीं किया है, लेकिन इसके अंदर जो फील्ड है वो नेट फील्ड जीरो नहीं है। इस मटेरियल के अंदर मैंने अप्लाई कुछ नहीं किया है, अप्लाइड फील्ड जीरो है, फिर भी इसके अंदर नेट फील्ड है कुछ ना कुछ। इस तरह के मैग्नेट को ही हम क्या कहते हैं, मटेरियल को ही क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस तरह के मटेरियल का यूज किस चीज़ में होता है, परमानेंट मैग्नेट को बनाने में ऐसे मटेरियल का यूज होता है। और देखिए इसका जो ये प्रॉपर्टी है, इसका कारण क्या है, द फोर्स बिटवीन नेबरिंग एटम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अलाइनमेंट इज कॉल्ड एक्सचेंज कपलिंग। इस मटेरियल के जो दो एटम्स होंगे ना, एटम्स, उसके बीच में लगने वाले फोर्स ही इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस अलाइनमेंट के लिए। इसके जो एटम, इसके एटम्स के एटॉमिक डायपोल इस तरह से अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं कि नेट बना रहे हैं, ये इसके बीच में लगने वाले फोर्स ही इसके कारण है। इस फोर्स को हम एक्सचेंज कपलिंग कहते हैं। और इस फोर्स के बारे में ज़्यादा हम बता नहीं सकते क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत बड़ा टॉपिक है। ये देखिए, ये कोई मटेरियल मैंने लिया, इसमें एच फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एच अप्लाई किया, तो इसके अंदर जो है आई इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके अंदर जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो क्या होगा, एच प्लस आई। और मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड को जब म्यू नॉट से आप डिवाइड दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसके अंदर मैंने एच मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, एच मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाई किया था, तो इसके अंदर आई इंड्यूस हुआ, तो एच प्लस आई बराबर होगा नेट। अगर मान के चलिए इसके अंदर नेट फील्ड बी है तो बी अपॉन म्यू नॉट बराबर होगा एच प्लस आई के। देख लीजिए यहाँ पर ये आई क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ये एच क्या है, जो फील्ड मैंने अप्लाई किया है उस फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट आई है। तो जो फील्ड मैंने अप्लाई किया था उस फील्ड का मैग्नेटिक मोमेंट अगर एच है तो इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट आई है, और नेट मैग्नेटिक मोमेंट एच प्लस आई है। अगर नेट फील्ड इस मटेरियल के अंदर बी है तो बी अपॉन म्यू नॉट ही होगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि ये क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए, अगर किसी भी जगह पर वैक्यूम है, यानी कि कोई मटेरियल नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप एच मैग्नेटिक मोमेंट वाले फील्ड को अप्लाई कीजिएगा तो वहाँ पर जब मटेरियल है ही नहीं तो मटेरियल में इंड्यूस होने वाला फील्ड कहाँ पर इंड्यूस होता है, मटेरियल में। तो अगर वैक्यूम में तो कोई मटेरियल होता ही नहीं यहाँ पर, तो वैक्यूम में कोई मटेरियल नहीं होता है, इसीलिए इंड्यूस होने वाला मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि इन वैक्यूम, फॉर वैक्यूम दैट इज नो मटेरियल, आई क्या होगा, जीरो होगा। तो एक क्वेश्चन है कि फाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट आई। कोई एक स्ट्रेट वायर है जो आई करंट कैरी कर रहा है, तो उसके किसी पॉइंट पी पे जो कि आर डिस्टेंस में है, जिसका वेक्टर क्या है, आर है, आर वेक्टर। तो उस आर वेक्टर में कोई, यानी कि उस वायर से कोई पॉइंट पी है जो कि आर दूरी पर है, यानी कि आर वेक्टर है इस पॉइंट का। तो यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये निकालने के लिए आपको पता है, ये निकालना है। तो देखिए, इस वायर के वजह से इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, वो पहले निकालिए। तो वो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। अगर यहाँ पर डी एल एलिमेंट है तो उस डी एल एलिमेंट की वजह से क्या होगा फील्ड, डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये इतना होता है। तो देखिए, अगर फील्ड इतना होता है तो मैग्नेटिक, इसके वजह से मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, वो तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इस फील्ड के वजह से जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो वो तो बी अपॉन म्यू नॉट होगा। और जब इस बी को म्यू नॉट से डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1/4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर। एक बात याद रखने वाली है कि जब भी आपको व्हेन एवर द इंड इफेक्ट ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल इज निगलेक्टेड आई जीरो, अगर कोई मटेरियल है, आप उस मटेरियल का अगर आपको कह दिया जाए कि इंड इफेक्ट को आप निगलेक्ट कर दो, तो उसके अंदर आप सीधा सीधा मान लोगे कि इंड्यूस होने वाला जो फील्ड है, इंड्यूस होने वाला जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो होगा। जैसे कि आपको कोई कह देगा क्या, एक सोलिनॉइड है, सोलिनॉइड क्या था, इनफाइनाइट सोलिनॉइड है, लेकिन बहुत बड़ा सोलिनॉइड है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ा रॉड रख दिए, इस रॉड में इस देखिए, जब ये बहुत बड़ा है यानी कि इसके इंड से हमको कोई मतलब नहीं रह गया, तो आपको कहेगा कि यहाँ पर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो। अगर एच अप्लाई किया तो आपको, तो यहाँ पर जो है अब इस मटेरियल में आई क्या लोगे, जीरो लोगे, इस मटेरियल में आप आई जीरो लोगे, ऐसा ही करना होगा सवाल में, बस इसका इतना ही यूज है, इसको याद रखना है। हाँ चला, कोई मटेरियल मैंने लिया, इस मटेरियल में अगर फील्ड मैंने एच अप्लाई किया, मैं एक फील्ड अप्लाई किया जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एच है, तो इसमें जो इंड्यूस होने वाला फील्ड है मान लीजिए आई है, तो अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं एच को मैं एक्स से गुना करता हूँ तो हमको आई मिल जाता है, हमको अगर मैं एच को एक्स से गुना करता हूँ तो हमको आई मिल जाता है। तो यही एक्स कितना से मैंने गुना किया, यही मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और देखिए, आपको पता है कि जिस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगा एच का वही डायरेक्शन आई का होगा,
ये तो मैंने पहले ही बता चुका है। अब एक नया टर्म है म्यू, जिसको परमेबिलिटी कहते हैं। देखिए मैंने कोई मटेरियल था, इस मटेरियल में H अप्लाई किया, इसमें I इंड्यूस हुआ, तो इसमें नेट कितना होगा इस मटेरियल के अंदर, H प्लस आई नेट मोमेंट होगा इस मटेरियल के अंदर। तो अगर इस मटेरियल के अंदर नेट फील्ड B है तो B अपॉन म्यू नॉट हुई तो नेट मोमेंट है इसके अंदर, तो नेट मोमेंट अगर H प्लस आई है तो वो बराबर होगा B वेक्टर अपॉन म्यू नॉट के। ठीक है, अब देखिए B अपॉन म्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, H प्लस एक्स एच, क्योंकि I किसके बराबर होता है, एक्स एच के बराबर होता है ना, एक्स एच के बराबर, जहाँ पे x क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। तो देखिए B अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर हो गया, 1 प्लस एक्स कॉमन आ गया और H इधर आ गया, तो B अपॉन म्यू नॉट, वेक्टर B अपॉन म्यू नॉट बराबर 1 प्लस एक्स टाइम्स H वेक्टर है, ऐसा होगा। अब अगर मैं इस म्यू नॉट को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स टाइम्स H। तो अगर मैं इस म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स को म्यू लिख लूँ तो क्या हो गया, B बराबर म्यू H। इसी को म्यू कहते हैं, इसी म्यू को हम क्या कहते हैं, परमेबिलिटी। यानी कि म्यू बराबर क्या है, परमेबिलिटी बराबर क्या है, म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पे, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। किसी भी वैक्यूम का जहाँ पर कोई मटेरियल नहीं हो वहाँ पर परमेबिलिटी कितना होगा, उसी को क्या कहते हैं, म्यू नॉट कहते हैं। ठीक है, अगर मैंने वैक्यूम के परमेबिलिटी को म्यू नॉट कह रहा हूँ, अगर मैं वैक्यूम के परमेबिलिटी को म्यू नॉट कह रहा हूँ, तो इस दुनिया का कोई भी मटेरियल जो होगा उसके परमेबिलिटी को मैं वैक्यूम के रेस्पेक्ट में क्या लिख सकता हूँ, उसके परमेबिलिटी को म्यू अपॉन म्यू नॉट लिख सकता हूँ। ये क्या है, ये परमेबिलिटी, किसी मटेरियल का परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी अगर म्यू आर है, मैं अगर किसी मटेरियल के रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर लिखता हूँ तो वो बराबर होगा म्यू अपॉन म्यू नॉट के बराबर होगा। अगर म्यू, जहाँ पर म्यू क्या है, उस मटेरियल का परमेबिलिटी, और म्यू नॉट क्या है, वैक्यूम का परमेबिलिटी। ठीक है, तो आप देखिए, और म्यू किसके बराबर मैंने पीछे लिखा है, म्यू बराबर होता है म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स, म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स। म्यू नॉट से म्यू नॉट कटा तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स। तो रिलेटिव परमेबिलिटी किसी भी मटेरियल का किसके बराबर होता है, 1 प्लस एक्स के बराबर होता है। एक्स क्या है, मैग्नेटिक ससेबिलिटी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ किसी भी मटेरियल का रिलेटिव परमेबिलिटी आपको निकालना हो, अगर उसका ससेप्टिबिलिटी दिया हो तो उसको एक जोड़ दो, आपको मिल जाएगा उसका रिलेटिव परमेबिलिटी। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए सोलिनॉइड। एक सोलिनॉइड है, उसके अंदर का मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वजह से जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हमको बताना है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, देखिए उस सोलिनॉइड के अंदर क्या होता है, सोलिनॉइड के अगर प्रत्येक यूनिट वॉल्यूम में टर्न की, प्रत्येक यूनिट लेंथ में, प्रत्येक मीटर में अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है और उस सोलिनॉइड में I करंट पास कर रहा है तो उसके अंदर फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स NI। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, H बराबर होता है B अपॉन म्यू नॉट, और B कितना है, B है म्यू नॉट टाइम्स NI। तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कर क्या बचा, NI बचा। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H क्या है, वो NI के बराबर है। और H को और हम क्या कह सकते हैं, H को हम कह सकते हैं कि जो इसके अंदर फील्ड है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैंने इस सवाल में I को जीरो माना है। I को क्यों जीरो माना है, क्योंकि मैं ऐसा मान के चला हूं कि उस सोलिनॉइड के अंदर कोई मटेरियल नहीं रखा हुआ है, ये एक वैक्यूम है उसके अंदर। ठीक है, देखिए कोई मटेरियल है, उस पर मैंने H फील्ड अप्लाई किया तो उसके अंदर इंड्यूस होने वाला फील्ड कितना होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी I होगा। तो देखिए मैं I को क्या लिखता हूँ, मैं I को लिखता हूँ x टाइम्स H। ठीक है, x टाइम्स H, यानी कि H क्या है कि मैं H, यहाँ पर x क्या है, x मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उस मटेरियल का, और x साथ में क्या है, x को मैंने क्या बताया था, मैंने x को ये बताया था कि मैं कितना से गुना करूँ h को कि I मिल जाए। तो देखिए आपको पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी मटेरियल में तो उसमें क्या होगा, उसका जो है टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल मोशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे थर्मल मोशन बढ़ेगा तो उसका जो एटॉमिक डायपोल्स होगा वो कोशिश करेगा एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल अपने आप को रेंडमाइज करने का, और जब ये अपने आप को रेंडमाइज करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर इंड्यूस होने वाला फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। तो देखिए अगर इंड्यूस होने वाले फील्ड का स्ट्रेंथ घटाना है तो क्या करना होगा कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो थर्मल मोशन ऑफ एटम बढ़ेगा, और थर्मल मोशन ऑफ एटम बढ़ेगा तो एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल अपने आप को कोशिश करेगा रेंडमाइज करने का, और जब ये एटॉमिक डायपोल इसके अंदर अपने आप को रेंडमाइज करेगा तो क्या करेगा, I को घटाएगा, I की वैल्यू को घटाएगा। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, I घट रहा है, और I कब घट रहा है, H तो फिक्स है, अप्लाई करने वाले फील्ड को मैंने फिक्स रखा है, और I घट रहा है जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ क्या घट रहा होगा, X घट रहा होगा, तभी तो I घट रहा है। तो X इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, X टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे X घटेगा, टेम्परेचर को घटाओगे X बढ़ेगा। तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए है।
चला, क्या होता है कि किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आप टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो है इंड्यूस होने वाले आई की स्ट्रेंथ घटेगा, और घटते घटते एक ऐसा समय आएगा कि उसका स्ट्रेंथ घट पैरामैग्नेटिक के आसपास होगा। तो हम क्या कहेंगे, एट सर्टेन टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड टू चेंज इनटू पैरामैग्नेटिक इज कॉल्ड क्यूरिक टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पर हीट करते करते मैं पहुंचा और फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक में बदल गया, उस टेम्परेचर को मैं क्यूरी टेम्परेचर कहता हूं, हम लोग क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। तो अगर एक्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो वो बराबर होता है C/T - TC, जहाँ पे क्या है, TC क्या है, ये TC है क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है। तो आप सीधा सीधा ये ही याद रखो इसके लिए भी कि टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या चीज़, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। यानी कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी घटेगा, ठीक है। अब देखिए मैं हिस्टेरेसिस की बात करता हूँ। अब हिस्टेरेसिस क्या होता है, मैंने कोई मटेरियल लिया, ठीक है, उसका मान के चलिए इस समय जो है उस पर फील्ड मैंने अप्लाई किया हुआ फील्ड को मैं एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, प्लॉट करता हूँ। अप्लाई किया हुआ फील्ड, मैं जो फील्ड उसको अप्लाई कर रहा हूँ उसको मैं एक्स एक्सिस पे रखता हूँ, और वाई एक्सिस पर कितना उसमें इंड्यूस हो रहा है उसको रखता हूँ। तो देखिए इस समय क्या है, दोनों चीज़ जीरो है, एच भी जीरो है, आई भी जीरो है। मैं एच को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे आई बढ़ेगा। देखिए एच को मैं यहाँ पे ले गया, आई भी बढ़ गया, आई का भी कुछ ना कुछ वैल्यू हो गया, और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। मैं यहाँ पर जब आया तो मैं H0 अप्लाइड, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है वो H0 है, उसका मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कितना है, H0। तो इसमें जो है इस समय जो है जो इंड्यूस हुआ जितना वो कितना है, मान लीजिए I0 है। क्या हुआ, मैं इसके बाद चाह रहा हूँ क्या, मैं इसको घटाना, इसके आई को घटाना चाह रहा हूँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझको, एच को घटाना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर एच घटा रहा हूँ। तो एच घटाने पे क्या हो रहा है कि अब इसका फिर से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए। जब मैं एच को यहाँ से फिर यहाँ पे ले आया तो इस समय फिर इसका आई कितना होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये पहले ऐसे जाता है, फिर जो है घटता तो है लेकिन कम घटता है। मैं एच को जीरो कर दिया, फिर भी इसके अंदर जो इंड्यूस हुआ फील्ड है वो जीरो हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ नेट रह गया है उसमें इंड्यूस होकर अभी भी। तो इसको मैं आई सी कहता हूँ, इसको मैं मान लीजिए इस पॉइंट को मैं सी कहता हूँ। तो यहाँ पर जो इंड्यूस्ड जितना बचा हुआ है उसमें, उसको मैं अगर सी कहूँ तो उस आई सी को कहा जाता है रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल अभी भी कितना मैग्नेटिक मोमेंट रिटेन करके रखा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा, मैं अगर इसको जीरो करना चाहता हूँ तो मैं और घटाऊंगा, एच का वैल्यू उल्टा डायरेक्शन में लगाऊंगा एच को। तो मैं एच को घटाते जा रहा हूँ। जब मैं डी पॉइंट पर आया तो इस समय एच अप्लाइड एच जो है, जितना मैं एच अप्लाई किया हूँ एच, वो H1 कर दिया। मान लीजिए इस पॉइंट पर H1 है। अब क्या हुआ, डी जीरो हो गया, उल्टी डायरेक्शन में एच डालने पे डी जीरो हो गया। डी पर क्या हुआ, आई जीरो हो गया। अब उसके अंदर नेट मोमेंट कुछ नहीं बचा है मटेरियल के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, और बढ़ाते जा रहा हूँ। तो H0 फिर H0 पर जाकर मैंने रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ से उल्टा मैं गया तो फिर ऐसे करके यहाँ पे पहुँचा। इस तरह से क्या हुआ, इसके अंदर एक लूप बना। इसी लूप को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। अगर लूप का एरिया ज़्यादा, मतलब हिस्टेरेसिस लॉस मटेरियल में ज़्यादा हो रहा है, हिस्टेरेसिस लॉस इस मटेरियल में ज़्यादा हो रहा है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। कि चलिए आपको कोई क्वेश्चन देता है, इसमें दो फिगर देता है। एक फिगर ये देता है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का एच और आई के बीच का कर्व ये देता है, और दूसरे फिगर में एच और आई के बीच का, दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के एच और आई के बीच का फिगर ये देता है। तो आपसे पूछेगा अगर कि किस में लॉस ज़्यादा है, हिस्टेरेसिस लॉस, तो आप सीधा बताइएगा एरिया ज़्यादा लॉस ज़्यादा, एरिया कम लॉस कम। इसमें एरिया कम है इसलिए लॉस कम है। तो जिस मैग्नेटिक मटेरियल में लॉस ज़्यादा हो वो परमानेंट मैग्नेट होता है, और जिसमें लेस लॉस हो, इस तरह के मटेरियल का हम यूज़ करते हैं। इस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट बनाने में, और इस तरह के मटेरियल का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बनाने में। ये याद होना चाहिए, ये कभी कभी सीधे आ जाता है मेंस में, नीट में ये सीधे आ जाता है। तो एक क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बी व्हेन द स्पेस विद इन करंट कैरिंग टोराइड इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम। एक करंट कैरिंग टोराइड है, एक टोराइड है। टोराइड क्या होता है, इस तरह के चीज़ को टोराइड कहते हैं, तो कह रहा है इसमें आई करंट बह रहा है मान के चलिए। तो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड बी व्हेन द स्पेस विद इन द करंट कैरिंग टोराइड इज फिल्ड विथ एल्यूमिनियम। इसमें एक बार के लिए अगर जब इसमें कोई मटेरियल मैंने नहीं रखा था तो इसमें फील्ड कितना होगा, बी बराबर म्यू नॉट एन आई, ठीक है।
जब मैंने इसमें एल्युमिनियम रख दिया, इसमें मैंने एल्युमिनियम रख दिया तो नेट फील्ड कितना होगा, मान के चलिए एच बी अपॉन म्यू नॉट क्या होगा, नेट फील्ड मान के चलिए अगर बी है इसमें अब एल्युमिनियम रखने पर तो वो बराबर होगा बी अपॉन म्यू नॉट बराबर होगा एच प्लस आई के। यहाँ पर एच क्या है, कितना फील्ड, एच क्या है, कितना ये वाला एच की तरह काम करेगा क्योंकि इतना क्रिएट हो रहा है, उसमें फील्ड इतना था पहले से, इसको क्या कहेंगे, मैं एच कहूँगा म्यू नॉट एन आई, यानी कि एन आई होगा एच का वैल्यू, और आई कितना है, इसकी वजह से कितना इंड्यूस हुआ उस एल्यूमिनियम में वो आई है मान के चलिए। तो नेट अगर बी है तो बी अपॉन म्यू नॉट क्या होगा, एच प्लस आई के बराबर होगा, ठीक है। और मैं इस आई को क्या लिख सकता हूँ, एक्स टाइम्स एच, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स एच, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस एक्स टाइम्स एच है, तो b अपॉन म्यू नॉट किसके बराबर होगा, 1 प्लस एक्स टाइम्स एच के बराबर होगा, ठीक है। तो b किसके बराबर होगा, b बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स टाइम्स एच के बराबर होगा। तो देखिए पहले b कितना था, इतना था, अब b कितना है, इतना है। तो देखिए कितना परसेंटेज इंक्रीज इनकी b में कितना का बढ़त हुआ, तो b में कितना का बढ़त हुआ, तो इनिशियल ये है और फाइनल ये है, ये फाइनल है, तो फाइनल में से इनिशियल को घटाना पड़ेगा तो इंक्रीज हमको मिल जाएगा। तो देखिए ये कितना होगा, ये बराबर होगा आपको बराबर होगा म्यू नॉट टाइम्स, देखिए म्यू नॉट टाइम्स 1 प्लस एक्स इंटू एच, और एच का वैल्यू क्या होगा, एच माइनस म्यू नॉट टाइम्स एन आई, और एच का वैल्यू क्या है बताइए, एच का वैल्यू होगा म्यू नॉट टाइम्स एन आई अपॉन म्यू नॉट, यानी कि बी अपॉन म्यू नॉट, ठीक है। तो ये कटा तो एच का वैल्यू एन आई होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, एच को एन आई लिख दूँ, तो म्यू नॉट एन आई टाइम्स 1 प्लस एक्स में से म्यू नॉट एन आई घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स टाइम्स म्यू नॉट एन आई मिलेगा हमको, ठीक है। ये तो चेंज है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इतना है, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इतना है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज इतना है, और था कितना इनिशियली, इतना था, इनिशियली था आपको कितना, म्यू नॉट एन आई। तो परसेंटेज इंक्रीज इन बी, परसेंटेज इंक्रीज इन बी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना से इंक्रीज हुआ, अब बट्टा कितना मैंने अप्लाई, शुरुआत में कितना था उसको 100 से गुना करेंगे तो ये ना परसेंटेज इंक्रीज इन बी आएगा। तो इसका वैल्यू कितना है, देखिए डेल्टा बी का वैल्यू कितना मैंने निकाला है, एक्स टाइम्स म्यू नॉट एन आई अपॉन इंटू 100, और बी का वैल्यू कितना था शुरुआत में, म्यू नॉट एन आई, तो म्यू नॉट एन आई से म्यू नॉट एन आई कट गया तो कितना परसेंट आ गया, 100 एक्स परसेंट आ गया, और एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 की पावर -5। तो इसको पुट कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए।